मनोहरपुर राज्य में राजा बुद्धदेव का राज्य था। यह राज्य बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली था। यहाँ का राजा न्यायप्रिय होने के साथ साथ वह सभी का उदार भी था। राजा बहुत ही न्यायाधीश था। इसी के साथ उनका मंत्री व्योमेश बहुत ही ज़्यादा होशियार और चतुर था। एक बार राजा मंत्री से बोले, मंत्री जी, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कई दिनों से पिछले राज्य से खबर मिल रही है कि हमारे राज्य पर हमला होने वाला है। इसलिए सारे सैनिकों से आप कह देना कि तैयार रहे। किसी भी समय हमें ऐसा संदेश ना मिल पाए कि हमने अपनी सेना से ऐसा प्रशिक्षण नहीं करा पाया जिससे दूसरे राज्य ने हम पर हमला किया। नहीं महाराज, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं आपको एक दिलासा दे देता हूँ कि आप जब भी कोई भी संकट आए ना, तब मुझे याद करना और मैं आपको संकट से अवश्य निकालूंगा। ऐसा कहकर व्योमेश अपने घर चला जाता है। व्योमेश बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता था क्योंकि व्योमेश का विवाह हुए 10 वर्ष बीते हो चुके थे। इसी प्रकार वह अपनी पत्नी से बोला कर, अरे भाग्यवान, बताओ, पिछले 10 वर्षों से हमें एक भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुई है और संतान सुख प्राप्त ना होने के कारण आज बताओ मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो सके। अब बताइए मैं क्या बता सकती हूँ। 10 वर्ष से तो मुझे और आपसे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई है और संतान ना प्राप्त होने के कारण मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ। आपको पिता बनने का, माता बनने का, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे विवाह के इतने वर्ष होने के पश्चात भी विवाह हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है? इसका कोई कारण हो सकता है? अरे कोई कारण नहीं हो सकता है, क्या भाग्य में ही ऐसा लिखा हो? अरे स्वामी, ऐसा ना कीजिए। अगर रहे तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं दूसरा विवाह कर लूँगा तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि मैं जिससे विवाह करूँगा मैं तो उसी पर ध्यान देने लगूँगा और जब ध्यान देने लगूँगा तो तुम ही उससे जला करोगी। नहीं नहीं, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं स्वामी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति भी पिता बने और मैं भी माता बनूँ। भले ही सौतेली बनूंगी लेकिन माता कहने वाला तो कोई मिल जाएगा। अरे, जो तुम बात कह रही हो वो सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि अगर तुम ऐसा कार्य करोगी ना तो ये ठीक नहीं होगा। अब बताओ मैं क्या करूँ। अगर आप कहते हैं कि दूसरा विवाह ना करो तो आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा और मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है, यह मैं निसंदेह ही कह सकती हूँ। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं जो कह रहा हूँ वह ठीक है, तुम जो कह रही हो वह एकदम गलत है। क्योंकि मैं एक पति हूँ और पति होने के कारण मैं एक पत्नी का ही ख्याल सही तरीके से रख सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। अरे मैं आपसे कह देती हूँ, जब तक आपको कोई संतान नहीं हो जाएगी मैं आप तक तब तक मैं आपके समक्ष तक नहीं आऊंगी। अच्छा, तो वैसे यह बताओ, अगर तुम मेरा दूसरा विवाह कराओगी तो वह किससे कराओगी? अरे, दूसरा विवाह कराने के लिए मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो कहाँ जाना पड़ेगा बताओ? अरे मैं अपनी छोटी बहन से ही आपका विवाह कर दूंगी और जिससे जो संतान होगी उस संतान को प्राप्त कर कर हम बहुत ही ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। अच्छा, तो बहन तुम्हारी कहाँ है? अरे बहन रश्मि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मैं और मेरी बहन एकदम एक सी लगती हैं और कहे तो विवाह करवा दें। मंत्री व्योमेश बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूब जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं अपनी पत्नी की बात मानता हूँ तो मुझे पिता का सुख मिल पाएगा, मुझसे कोई पिता कहने वाला मिल जाएगा। नहीं मानता हूँ तो मैं अपनी पत्नी का अपमान करता हूँ। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अरे, जैसा तुम बता रही हो कि तुम्हारी बहन रश्मि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसलिए अगर तुम विवाह के लिए उससे प्रस्ताव रखना चाहती हो तो रखो। ऐसा कहते हुए व्योमेश की पत्नी मनोरमा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर अपनी बहन रश्मि के पास जाती है और कहती है, बहन रश्मि,
हाँ, बताइए दीदी क्या कह रही हैं? मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे पति जो तुम्हारे इस समय जीजा हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे विवाह कर लो और उनसे विवाह कर कर तुम मुझे संतान सुख प्राप्त कराओ, क्योंकि मैं 10 वर्षों से एक भी संतान नहीं प्राप्त हुई है। क्या पता मैं अपने पति का विवाह तुमसे करने के पश्चात, विवाह संपन्न होने के पश्चात ऐसा हो जाए कि संतान सुख प्राप्त हो जाए। दीदी, आप बात तो ठीक कह रही हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं विवाह कर लूंगी तो आप तो मेरी सौतन बन जाएंगी। इतने पवित्र रिश्ते में एक दरार आ जाएगी और सौतन तो कुछ भी कर सकती है। अरे कुछ नहीं, तुम मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन हो ना, तो तुम मेरी सेवा एक दासी की तरह करना। कभी भी तुम ऐसा मत सोचना कि मैं अपने जीजा की मतलब पत्नी बन चुकी हूँ। ऐसा अगर तुम सोचोगी तो अवश्य ही हो सकता है कि कुछ ना कुछ बदलाव आ सके, अन्यथा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे पति को भी कोई पिता कहने वाला मिल जाए। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखित रहते हैं, 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, मैंने उन्हें कोई भी संतान नहीं प्राप्त कराई। इसलिए मैं चाहती हूँ रश्मि, तुम मेरे पति से विवाह कर लो। अरे दीदी, आप माँ की तुल्य हैं, फिर जो आप कहेंगी वही सही। लेकिन मैं आपसे बार बार यही विनती करना चाहूँगी कि आप मेरी सौतन बनेंगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई सौतन नहीं, मैं कह रही हूँ ना, कभी भी तुम ऐसे मन में लाना ही नहीं कि जिस पति जो तुम्हारा पति है मैं पूर्व में तुम्हारा जीजा है। अच्छा दीदी, तो आप जो चाहें वह करें। ऐसा कहते हुए मनोरमा ने अपने पति व्योमेश से रश्मि का विवाह कर दिया। रश्मि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने के कारण बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिसके कारण व्योमेश बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर उसके संग रहने लगा। उनके संग रहते हुए मनोरमा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहती थी और कहने लगी, बताओ मेरी बहन रश्मि कितनी प्यारी है कि उसने अब मेरे पति को एक ही बार में अपने वश में कर लिया और कुछ ही दिनों में संतान प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहते हुए मनोरमा कुछ दिन बीते और बीतने के पश्चात वह खबर मनोरमा को आकर मिली। अच्छा, मेरी बहन के पुत्र हो चुका है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझसे भी कोई माँ कहने वाला मिल जाएगा और माँ कहने के साथ साथ मेरे पति को भी पिता कहने वाला मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह मनोरमा अपनी बहन रश्मि के पास जाती है और कहती है, रश्मि, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बालक को जन्म दिया है और आज मैं भी माँ के तुल्य हो गई हूँ। तुम तो माँ हो ही, लेकिन मैं तो बड़ी माँ बन गई हूँ। कितने सौभाग्य की बात है। हाँ बहन, सौभाग्य की बात तो होगी, क्योंकि यह कृपा तो आपने ही की है। अपने पति से विवाह कर कर यह सबसे बड़ा बलिदान तो आपने किया है, क्योंकि इस संतान पर सबसे बड़ा अधिकार आपका ही है, क्योंकि आप मेरी बहन नहीं मेरी माँ तुल्य हैं। इसलिए आप इस पुत्र का नाम, मैं इसका नाम क्या करूं, मैं क्या करूं बताओ। अरे जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, इसी के साथ इसका नाम भी रखिए। अरे जब इस पुत्र की बड़ी माँ मैं हूँ, मेरा नाम मनोरमा है, तब मैं इसका नाम मनोहर रखती हूँ और इससे ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि ये मेरा पुत्र ही है। हाँ बहन, आप सही कहती हो, आपका पुत्र मनोहर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा जब आपका यह पुत्र बड़ा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए मनोरमा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर पुत्र मनोहर के संग रहने लगी। कुछ ही दिन बीते थे कि मनोहर अब युवावस्था को आ गया और कहने लगा, बड़ी माँ, वैसे मुझे पता नहीं कि आपने मेरी माँ से ऐसा कौन सा वादा कर रखा है जो आपके दर्शन और आपकी सेवा करने के पश्चात ही वह भोजन ग्रहण करती हैं, एक दासी के तुल्य ही ऐसा कार्य करती हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात करते हो। तुम्हारी माता मेरी बहन है और बहन कभी दासी होती है, कभी नहीं होती है। इसलिए जो भी तुम कह रहे हो वह एकदम झूठ है। ऐसा कहते हुए मनोहर कहता है, नहीं माँ, मैंने खुद ही देखा है कि मेरी माँ एक दासी की तरह आपकी सेवा करती है। अरे बेटा, जो भी तुम देखते हो वह सब झूठ है। मनोरमा बार बार यही कहती और वास्तव में सच्चाई यही थी कि मनोरमा ने अपनी बहन रश्मि को एक दासी की तरह ही बना लिया था और आदेश भी कुछ ऐसा ही दे रखा था जिससे रश्मि हमेशा कार्य करती थी, क्योंकि रश्मि ऋणी हो चुकी थी अपनी बहन मनोरमा के। ऐसा ही एक बार दिन आया, मनोहर का विवाह करने का दिन भी आ गया और मनोरमा बोली, अरे स्वामी,
आप तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे कि अब मनोहर का विवाह भी करना है। मनोहर के विवाह के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा उचित वही कार्य करना चाहिए ना, जिससे हमारे घर में सुंदर सी बहू आ सके। बहू आएगी तभी तो इस घर में फिर से एक नई पुत्र का जन्म होगा और आपको अभी अभी पुत्र का सुख मिला, अब पोते का भी सुख मिल जाएगा। हाँ, ठीक कहती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ दिनों से तुम रश्मि से थोड़ा अलग रहती हो। और मैंने देखा एक बार था कि तुम रश्मि से बोल रही थी, रश्मि बहन सुनो, जैसा कि ये मनोहर मेरा ही पुत्र है, यह कभी तुम नहीं बताना, क्योंकि अगर तुम उसे बता दोगी तो उसे यही लगेगा कि मेरी दो दो माँ हैं, मैं अत्यंत अधिक करूं और किससे कम करूं। इसलिए तुम हमेशा मेरी दासी की तरह सेवा करना, और दासी की तरह सेवा करोगी तब इस मनोहर को ऐसा ही लगेगा कि असली माँ मैं ही हूँ और तुम एक दासी हो। हाँ बहन, जो कहती हो मैं ही करूँगी, ऐसा कहते हुए मैंने सुना था। और साथ ही साथ मनोहर भी यही मान चुका है कि तुम ही उसकी माँ हो, क्योंकि मनोहर तुम्हारे ही नाम से तुम्हारा उसका नाम रखा गया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी वार्ता होते हुए मनोहर का उसी दिन विवाह होने का निश्चय हो चुका। मनोहर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था क्योंकि उसका विवाह हो रहा था। विवाह में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता के संग मनोहर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपने जैसा कि मेरा विवाह पूर्ण कर दिया है, अब मुझे भी आपको एक सुंदर पुत्र देना चाहिए। ऐसा कहते हुए मनोहर प्रसन्न होकर अपने घर में रहने लगा। मनोहर को जब पता चला कि उसकी असली माँ रश्मि है, मनोरमा नहीं, तब वह दिन रात अपनी माँ रश्मि के संग रहने लगा और उसकी बहू जो थी वह भी प्रसन्न होकर रश्मि की सेवा करने लगी। यह देखते हुए मनोरमा को रहा ना गया और सोचने लगी, बताओ, इस रश्मि ने तो सारा खेल खराब कर दिया। मैं मनोहर की माँ हूँ, यह झूठ बोलकर उसने सही नहीं किया। भले ही उसने जन्म दिया हो, सेवा और जितना भी पुत्र का कार्य होता है, कार्य तो मैंने किया है। और देखो ना, अभी अभी उसकी बहू आई है, वह तो मुझे भाव ही नहीं देती है। बताओ, ऐसी ऐसी कोई बहू होती है जो अपनी सास को कतई भी नहीं भाती है। अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए मनोरमा ने सोचा, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आता है। एक बार की बात है कि मनोरमा रश्मि के घर गई और कहने लगी, बहन रश्मि, जैसा कि हमने वादा किया था विवाह से पूर्व कि तुम कभी भी मनोहर को यह नहीं बताओगी तुम उसकी असली माँ हो, फिर यह कैसे पता चला? अरे दीदी, मैं आपको सच बताती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मनोहर को इस राज्य में ही किसी ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा है। अच्छा, तो मैं तुमसे बता देती हूँ कि तुम्हारी जो बहू है मेरी सेवा कतई भी नहीं करती है, मैं उसकी सास हूँ। तब रश्मि बोली, अब यह तो मैं बात नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि बहू अपना जाने। मैंने जैसा आपसे वादा किया था उसी के अनुसार अपना धर्म निभाया है। जैसे आपने विवाह से पूर्व बताया था कि मैं एक दासी की तरह रहूं, तो मैं एक दासी की तरह रहूं। कभी भी आपसे मुझे ऐसी शिकायत नहीं मिली कि आपने कभी यह कहा हो कि मैं मनोहर की माँ हूँ और एक दासी नहीं। इसलिए आपसे मुझसे तो कोई जलन नहीं है। अरे, अपनी बहन से कौन कौन जलेगा? और विवाह के तुम्हारे 20-25 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक तुमने वह कुछ नहीं दिखाया जो एक सौतन को दिखाना चाहिए। इसलिए मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, बस मैं यही चाहती थी। रश्मि और मनोरमा दोनों बात करती हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है मनोरमा को जब वह अपने घर आती है और सोचने लगती है, बताओ, रश्मि भी कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी ना, जिससे मुझे यह सिद्ध हो जाए मैंने जन्म नहीं उसने जन्म दिया है। और इसी के साथ अब तो वह मुझे भाव भी नहीं देती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक दिन की बात है कि मनोहर की पत्नी जब अपनी बड़ी माँ मनोरमा के पास आई और कहने लगी, अरे माँ, आप जो कार्य मेरी माँ से कराती हैं खुद भी तो कर सकती हैं। और वैसे भी आप तो मेरी सौतेली सास हैं। सौतेली सास होने के कारण मेरा कर्तव्य इतना नहीं बनता है जितना मेरी सगी सास से बनता है। इसलिए आइंदा से आप कभी भी मुझे अपनी बहू ना कहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं सौतेली सास को अपनी सास नहीं मानती हूँ। ऐसा कहते हुए मनोरमा को रहा ना गया और कहने लगी, कैसी बात करती हो, बहू बन के रहो, और नहीं तो देख लेना मैं क्या करूँगी।
ऐसा मनोरमा बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूब जाती है और कहने लगती, इसका तो खेल तमाम करना ही पड़ेगा। यह अपने पति पे ही फूलती है ना, इसके पति को ही मार डालूँगी। ऐसा कहते हुए मनोरमा ने ऐसा ही किया। रात्रि के समय मनोहर कमरे में जाकर मनोरमा ने देखा कि मनोहर सो रहा है। मनोहर को सोते हुए देखकर उसने उस पर कुछ चाकू का प्रहार किया, जिससे मनोहर मर गया और मनोहर के मरते हुए मनोरमा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर अपने घर आ जाती है। प्रातःकाल हुई। मनोहर की पत्नी आकर अपनी माँ से बोली, माँ, आपके पुत्र और मेरे पति को किसी ने रात्रि में मार डाला और मार डालने की खातिर अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं तो विधवासी हो गई हूँ। अब बताइए मेरा क्या होगा? अरे, किसने ऐसा कार्य किया? चला चलकर देखती हूँ। जब उसने अपने पुत्र को ऐसा देखा तब वह भी रह ना सकी और कहने लगी, बताओ अब इसका पता कैसे चलेगा कि किसने मेरे पुत्र मनोहर पर प्रहार किया। ऐसा कहते हुए मंत्री व्योमेश अपने राजा के पास जाता है और कहता है, राजन, बताइए आपके राज्य में ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे पुत्र को रात रात में सोते हुए मार गिराया और मुझे खबर भी नहीं मिल पाई कि मेरे पुत्र को मार डाला गया है। मेरा एकमात्र इकलौता पुत्र था, अब उसका विवाह भी हो चुका है और उससे तो मुझे कोई भी पौत्र या पोता कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब बताइए मैं क्या करूं? राज्य में रहते हुए आपके ही राज्य में ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अरे, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? तुम इस राज्य की मंत्री हो और मंत्री के नाते तुम्हारी पहरेदारी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, फिर तुम्हारे ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कहते हुए मनोरमा आ जाती है और कहती है, मुझे तो लगता है कोई षड्यंत्र करने वाला अच्छा ही होगा जिसने मनोहर पुत्र के संग ऐसा किया। तब योमेश बोला, अब बताओ मैं क्या करूं? राजन तो ऐसा कह रहे हैं। अरे, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम इस राज्य की मंत्री हो और मंत्री का दायित्व होता है कि वह अपनी प्रजा के साथ साथ जितने भी सैनिक हैं उनकी देखभाल करे और देखे कि कोई भी सैनिक ऐसा तो नहीं है वह अपने अपने कक्ष में निगाह नहीं दिए हुए हैं और कुछ तो ऐसा हो सकता है। तब एक सैनिक दौड़ा हुआ आता है और कहता है, महाराज, महाराज, मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि आपकी मंत्री की जो पत्नी मनोरमा है उन्हें इस राजसभा से थोड़ा दूर रखा जाए। अच्छा, बताओ क्या कहना चाहते हो? महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन इन आंखों ने सब कुछ देखा है। क्या देखा बताओ? अरे, कल रात्रि में व्योमेश आपके मंत्री हैं उनकी पत्नी मनोरमा गई हुई थी मनोहर के कमरे में और उस समय कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था। अंधेरा होने की खातिर मैं सेना में था और कमरे में मनोहर सो रहा था, उसकी पहरेदारी मैं ही कर रहा था। मैंने देखा कि मनोरमा अपने पुत्र के पास गई हैं और खड़े-खड़े कुछ बातें कर रही हैं। बातें करते हुए मुझे कुछ सुनाई ना दिया, जिसके खातिर मैंने देखा कि मनोरमा ने चाकू से मनोहर पर प्रहार किया और प्रहार करते ही मनोहर मर गया। अच्छा, तो कैसे सिद्ध हो सकता है? अरे, सिद्ध होने की बात ही नहीं है। मनोरमा ने वह चाकू बहुत ही अच्छे तरीके से डुका कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि मनोरमा को यह बात न बताकर उसके कक्ष की तलाशी ली जाए और अगर वह चाकू मिल गया तो समझ लेना असली कातिल मनोरमा ही है। ऐसा कहते हुए राजा ने कुछ सैनिकों को भेजा और मंत्री को भी भेजा और कहा कि मनोरमा को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। तब वह मनोरमा के कक्ष में गए और देखने लगे कि कहीं पर उन्हें वह चाकू मिल जाए जो उनके सैनिक ने बताया। जब बहुत ही ज़्यादा ढूँढने के पश्चात वह देखते हैं कि मनोरमा की ऐसी जगह पर उसने चाकू रखा है जिसे देखकर वह राज्य दरबार में पेश करने लगे और कहने लगे, राजन, सैनिक ने बताया था कि मनोरमा के कक्ष में एक चाकू मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, तो वह चाकू मिल चुका है, देखिए। ऐसा कहते हुए राजा ने कहा, वास्तव में यह बात तो ठीक निकली सैनिक, तो हम चाहेंगे कि मनोरमा को इस राज्य में यहाँ पर बुलाया जाए।
जब राजा का आदेश हुआ तो मनोरमा को बुलाया गया और कहने लगा, क्यों मनोरमा, तुमने क्या किया? तुमने तो अपने पुत्र को ही अपने हाथों से मार डाला। अरे महाराज, यह बात कैसे सिद्ध हो सकती है कि मैंने ही इसको मारा और मैं अपने पुत्र को मारकर क्या मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, जैसा कि सैनिक ने बताया वैसा का वैसा ही हुआ है। कल रात को तुम मनोहर के कक्ष में गई और कक्ष में जाने के पश्चात तुमने मनोहर पर चाकू का प्रहार किया और वह चाकू, जिस चाकू की बात सैनिक कर रहा है, वह चाकू तुम्हारे ही कमरे से मिला है। अरे महाराज, आप बगैर पूछे हुए मेरे कमरे में चले गए, या आपने ठीक नहीं किया। मैं एक मंत्री की पत्नी हूँ, यानी मैं भी एक राजसी घराने की ही हूँ, फिर आपने ऐसा किया, यह ठीक नहीं हुआ। अरे ठीक हुआ हो या नहीं हुआ हो, बस मैं यह चाहता हूँ कि तुम यह सच कबूल लो कि मनोहर को तुमने ही मारा। अरे महाराज, मनोहर को मैंने नहीं मारा। तब पूरी पुष्टि होने के पश्चात मनोरमा को राजा जेल में डाल देते हैं और जेल में डालने के पश्चात मनोरमा कहती है, बताओ, मैंने अपनी बहन रश्मि का विवाह अपने पति से कराया जिससे कि उसे संतान सुख प्राप्त हो सके। संतान सुख प्राप्त हुआ, लेकिन इतना मुझे जेलसी हो गई कि मैंने उस पुत्र को ही मार गिराया। अब बताओ, मेरे घर में तो कोई भी दीप जलाने वाला भी नहीं है। अब बताओ, एक पौत्र भी होने वाला था, अब उसका क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। अब सैनिक से जेल में ही मनोरमा बोली, अरे जो हुआ सो हुआ, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन यह खबर मेरे तक पहुँचा दो कि मेरी बहन बहू है, उसको कोई संतान है या नहीं है। तब सैनिक कहता है, जब तुम इतना कह रही हो और मंत्री की पत्नी हो, इसके खातिर मैं आपकी छोटी बहन रश्मि के जाकर पूछूंगा। तब सैनिक चला जाता और पूछता है जाकर, सेनापति व्योमेश की पत्नी रश्मि जी, आप यह बताइए कि आपकी बहू की कोई संतान है या नहीं है? अरे ऐसी उत्तर क्यों पूछ रहे हो? और इसका जवाब पूछने के लिए तुम्हें किसने भेजा? नहीं नहीं, महाराज ने भेजा है। महाराज चाहते हैं कि आपका पुत्र कोई नहीं है, क्या पता आपका पोता ही कोई हो जाए, जिससे आपको भी कुछ पुत्र का ही सुख मिल जाए। हाँ, कुछ दिनों से मुझे खबर मिली है कि मनोहर की पत्नी को पुत्र होने वाला है, इसलिए कतई भी यह खबर किसी को ना पहुंचाना। सैनिक ने यह खबर सुनी और मनोरमा जा मनोरमा को जाकर बता दी। मनोरमा बोली, अरे अब मुझे चैन में चैन आया, कहीं तो ऐसा हुआ कि जिसके खातिर मेरे पुत्र मनोहर का कोई भी पुत्र होने वाला है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मनोरमा जेल में ही रहने लगी। जेल में रहते हुए मनोरमा ने बहन रश्मि को बुलाने के लिए बहने के लिए कहा और सैनिक रश्मि के पास जाकर बोला, आपकी बड़ी बहन मनोरमा ने आपको उनसे कारागार में मिलने के लिए बुलाया है और आपको इसी समय चलना चाहिए। जब रश्मि ने सुना तब वह बहन मनोरमा के पास आई और कहने लगी, बहन, आपको तो थोड़ी लज्जा आनी चाहिए। देखो ना, आपने ऐसा घोर पाप किया जिसकी सजा भी इस कारागार से कहीं ज़्यादा ही होनी चाहिए। आपने आपने मत मात्र प्रेम को ही ठुकरा दिया। आप चाहती तो मुझसे बदला ले सकती थी, मुझे मार गिराती, क्योंकि आपकी जेलसी तो मुझसे थी और मुझसे होने के खातिर मेरा पुत्र भी मारा गया। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अरे रुको, मैं तुम्हें जो बताती हूँ वह सुनो। मनोहर अभी भी स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि उसके अभी तक प्राण उसके शरीर में ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक जड़ी बूटी से मैं ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है बताओ? मेरे पति यानी कि व्योमेश जो हैं, उन्हें उस बाबा के पास जाना चाहिए जो बाबा ऐसी विद्या जानते हैं, और उन बाबा को मनोहर के पास लेकर आना चाहिए।
तब रश्मि ने कहा, अगर ऐसा हुआ और मेरा पुत्र मनोहर ठीक हो गया तो मैं इस कारागार से आपको निकलवा लूंगी। अगर नहीं ठीक होता है ना तो मैं आपको सीधे मृत्युदंड ही दिलवाऊंगी, क्योंकि एक माँ से उसका पुत्र छीनना ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए आपने जो किया बहुत ही गलत था। ऐसा कहते हुए रश्मि और मनोरमा एक दूसरे से बात करती हैं और एक दूसरे से बात करने के पश्चात रश्मि अपनी बहन की बात मानकर अपने पति व्योमेश के पास आकर बोली, पतिदेव, जैसा कि मनोरमा ने आपके पुत्र को और मेरे पुत्र को मार डाला, यह ठीक नहीं किया, लेकिन उसने एक उपाय भी बताया है जिससे हमारा पुत्र फिर से जीवित हो सकता है। बताओ कैसे ठीक हो सकता है? मैं कैसे मान लूं कि कोई भी ऐसे जख्म होने के पश्चात ठीक हो सकता है? नहीं नहीं, मैंने सुना है कि वनों वनों में आप भटकते हुए जाएंगे, वहाँ पर एक बाबा रहता है जो बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली है। वह आप जड़ी बूटी ले आएंगे तो हमारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो बताओ कहाँ जाना पड़ेगा? आपको यहाँ से 7 कोस की दूरी पर जाना होगा। 7 कोस की दूरी पर वह बाबा मिलेगा और उस बाबा से वह विद्या प्राप्त कर कर आप आएंगे और जड़ी बूटी लेकर आएंगे। तब मैं मनोरमा से जाकर पूछूंगी। मानकर अपने राज्य से निकल जाता है। राज्य से निकलते हुए वह वनों वनों से जाता हुआ उसी बाबा के पास जाकर बोला, बाबा जी, मेरा पुत्र मनोहर था। अब क्या बताऊं, मुझे बहुत शर्म की बात है कि मेरी बड़ी पत्नी ने उसे मार डाला है और मार डालने के खातिर अभी भी उसके में प्राण है। बस उसके थोड़े जख्म हो चुका है, उसे सुखाने के लिए आपके पास कोई जड़ी बूटी हो तो दे दीजिए। बाबा ने यह बात सुनी तब वह कहने लगा, अच्छा, तुम्हारे पुत्र को मार गिराया और तुम कहते हो जड़ी बूटी? तो मैं हूँ ही, इसलिए प्रभु से मैंने विनती ही ऐसी की है कि व्यक्ति आए तो मैं उसका सारा का सारा दुख छीन सकूं। इसी के खातिर मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी दे देता हूँ। बाबा से वह जड़ी बूटी लेने के पश्चात व्योमेश अपने राज्य को आ जाता है और रश्मि से आकर कहता है, ये जड़ी बूटी है और इस जड़ी बूटी को क्या करना है मनोरमा से जाके पूछो। जैसे ही मनोरमा के पास जाकर रश्मि पूछती और कहती है, बहन, मैंने जैसा तुमने बताया था वह जड़ी बूटी मंगा ली। अब इस जड़ी बूटी का क्या करना है? अब इस जड़ी बूटी को ले जाकर पीसो और पीसने के पश्चात जहाँ पर मनोहर के जख्म है उसे उस इस पर डाल देना। जैसे ही तुम इस जड़ी बूटी का प्रयोग करोगी कि मनोहर तुरंत ही ठीक हो जाएगा। रश्मि ने ऐसा ही किया और उस दवा को बनाकर वह मनोहर के पास आई। मनोहर के शरीर पर जैसे ही उसने डाला कि मनोहर के वह रोग सूखने लगे। सूखने के पश्चात मनोहर एकदम स्वस्थ होकर उठा और कहने लगा, माँ, आप यह क्या कर रही हैं? तब मनोहर को सारी बात बताकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखित होता है और जब उसे यह पता चलता है कि मृत्यु भी देने का पाप मेरी बड़ी माँ ने किया था और जन्म भी देने का पाप मेरी माँ ने ही किया था। अंत में जब रश्मि को यह संतुष्टि हो जाती है कि उसका पुत्र मनोहर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहने लगा है और माँ के पास जाकर कहती है, जैसा कि शर्त के अनुसार मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस कारागार से निकलवा दूंगी, इसलिए राजा के पास जाकर मैं कहती हूँ। रश्मि बोली, राजन,
जैसा कि पिछले कई दिनों से आपको पता चला, मेरे पुत्र को मार डाला, लेकिन बदले में उसने पुनर्जीवित करने का उपाय बताया और आज मेरा पुत्र मनोहर बहुत ही ज्यादा स्वस्थ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मनोरमा को आप कारागार से निकाल कर इस राज्य से बाहर कर दे। ऐसा कहते हुए राजा ने ऐसा ही किया और मनोरमा को उसके कारागार से निकालकर अपने राज्य से निकाल दिया और कहने लगे, माँ हो तो माँ के तुल्य ही रहती, तुमने तो माँ का नाता ही तोड़ दिया, क्योंकि माँ कभी अपने पुत्र पर इतना घातक प्रहार नहीं करती है। ऐसा कहते हुए मनोरमा को अपने राज्य से निकाल देता है और रश्मि और उसका पुत्र, उसकी बहू बहुत ही ज्यादा संतुष्टि के संग अपने राज्य में राज्य करने लगते हैं और राजा भी संतुष्ट होकर वहीं पर राज्य करने लगता है। इसका अगला भाग हम अगले अध्याय में देखेंगे।